ईरान और इज़राइल की टेंशन्स ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। मिडल ईस्ट क्राइसिस शुरू हो सकता है अगर ईरान लीव करता है एनपीटी ट्रीटी को, क्योंकि एनपीटी ट्रीटी को लीव करने की धमकी दी है ईरान ने, और ये धमकी 2020 में भी दी है। और हाल ही में ईरान की पार्लियामेंट ने वोट किया है फॉर नॉन कॉपरेशन टू IAEA। तो आज का टॉपिक हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, ये क्यों साइन हुई, इसके एजेंडाज फ्रंट और बैक एंड पर क्या हैं, और इसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तारीख में पहली बार एटॉमिक बम जो यूज़ हुआ है वो जापान पर हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी पर। अमेरिका के लिटिल बॉय एंड फेडमैन बॉम्ब को गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पर और इंसानियत का कत्लेआम हुआ, मास डिस्ट्रक्शन हुई जापान पर। तारीख में ये सवालिया निशान है कि क्या USA को ये हमला करना चाहिए था कि नहीं। USA का आर्गूमेंट ये है कि अगर जापान लैंड इन्वेजन करता तो उससे ज़्यादा नुकसान होना था, लेकिन ये आर्गूमेंट बहुत से थियरिस्ट रिजेक्ट करते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड अपनी किताब में आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, थियरिस्ट का ये भी मानना है कि जापान वॉज रेडी टू सरेंडर, लेकिन USA अपनी हेजमनी, USA अपनी पावर USSR को दिखाना चाहता था। इट वाज नॉट द जापान, इट वाज द USSR जिसको अमेरिका अपनी पॉलिटिकल और न्यूक्लियर लेवरेज दिखाना चाहता था। बहरहाल जब ये हमला हुआ, लिटिल बॉय एंड फैट मैन ने मास डिस्ट्रक्शन की, तो दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई कि हमारी बका के लिए भी क्या ये इतना ही ज़रूरी है कि नहीं। और इसी फेयर ऑफ एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर सोवियत यूनियन ने, दुश्मन था एक तरीके से डायरेक्टली अमेरिका का, 1949 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है। उसके बाद UK 1952 में, फ्रांस 1960 में, और चाइना 1964 में। और इस तरीके से एक ख़तरनाक हथियारों की रेस शुरू हो जाती है। कोल्ड वार की राइवलरी जब शुरू होती है बोथ बिटवीन USSR एंड अमेरिका, तो उनके बीच में स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाती है। बोथ USSR और USA एक दूसरे को सुपीरियरिटी शो करने के लिए स्टॉक पाइलिंग शुरू कर देते हैं और मैसिव नंबर ऑफ न्यूक्स वो जमा करते हैं, एंड इट कुड डिस्ट्रॉय द ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर होती USA और USSR के दरमियान। उसके अलावा दूसरे ममालिक में भी हल्की हल्की दिलचस्पी आ रही थी कि वो भी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम या इस न्यूक्लियर वारहेड्स को अपनाएं, न्यूक्लियर वारहेड्स को अडॉप्ट करें फॉर द डिटरेंस, प्रेस्टीज और पॉलिटिकल लेवरेज। 1960 में कुछ अक्लमंद लोगों को यह ख्याल आया कि इसके स्प्रेड को रोकना पड़ेगा। ये भी डिबेटेबल है कि क्या वो इस न्यूक्लियर वेपन को रोकना चाहते थे फॉर सेविंग ह्यूमन सिविलाइजेशन और फॉर देयर ओन हेजमनी। बहरहाल जो भी था, तारीख में ख्याल आता है 1960 में कि इस स्प्रेड को रोकना पड़ेगा, वरना इट कुड डिस्ट्रॉय द होल सिविलाइजेशन। उसके कुछ की जो इवेंट्स थे उसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे। होता यूँ है कि क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब आता है, क्यूबा USSR के करीब चला जाता है ज़्यादा, और USSR सीक्रेटली मिसाइल इंस्टॉल करना शुरू कर देता है क्यूबा में, और क्यूबा अमेरिका से बहुत करीब है, सो USSR की पहुंच पूरे अमेरिका तक पहुंच गई थी। USSR ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि USSR के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि USA ने अपने मिसाइल्स तुर्की में एक्सपोर्ट किए हुए हैं। बहरहाल ये वो पॉइंट था जब दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर वार छिड़ सकती थी, लेकिन टेंशन ड्रॉप हुई। बोथ पार्टीज एग्री कि तुर्की से USA और क्यूबा से USSR अपने मिसाइल्स रिमूव कर लेगा। उसके अलावा एक और अच्छा काम ये होता है कि पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है 1963 में। USA, USSR और UK इस ट्रीटी को साइन करता है कि देयर विल बी नो टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर अंडरग्राउंड टेस्ट के बारे में ममानियत नहीं थी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी। और दूसरे ममालिक में स्लोली अवेयरनेस भी आ रही थी कि अगर ये न्यूक्लियर आर्म रेस ऐसे ही चलती रही कि तो उनका एग्जिस्टेंस एक सवालिया निशान बन जाएगा। तो यही पस मंज़र था कि दुनिया ने सोचा कि क्यों ना इस स्प्रेड को रोका जाए।
ये आपके सामने एक ग्राफ आया हुआ है। यू कैन सी द रेस बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन एट द पॉइंट ऑफ 1985। यू कैन सी के यूएसएसआर के जो वार हेड्स थे, जो कि करंट रशिया है, इट रीच्ड ऑलमोस्ट 40,000। इट कुड डिस्ट्रॉय होल ह्यूमैनिटी। फॉर्मेशन नेगोशिएशन कुछ इस तरीके से होती है कि की इवेंट्स मैंने आपको बता दिया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते हैं, पार्शल टेस्टमेंट ट्रीटी होती है जिसकी वजह से एक अर्जेंट नीड क्रिएट होती है मल्टीलेटरल आर्म कंट्रोल के लिए। यूनाइटेड नेशंस इसका सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनता है अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। और दो तरीके के ग्रुप होते हैं जो कि नेगोशिएशन पुश करते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियरली आर्म्ड होता है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत, जो कि कभी भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएँ। उसके अलावा दूसरे स्टेट्स जो वो ममालिक है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे और उनको ख़तरा था कि अगर दुनिया में ये कुछ ख़तरनाक मुल्कों के पास अगर ये न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, इट कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। की प्लेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन थे। दे वांटेड टू मेंटेन देयर हेजेमनी एंड न्यूक्लियर डोमिनेंस एंड प्रिवेंट फर्दर प्रोलिफरेशन। उसके अलावा जो कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, दे वांटेड के दे डोंट वांट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स बट दे वांट न्यूक्लियर एनर्जी। दे वांट इनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम टू फॉर देयर मेडिकल पर्पसेस, मेडिसिन पर्पसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर पर्पसेस। वेस्टर्न अलाइज ये चाहते थे, दे वांटेड सिक्योरिटी गारंटीज एंड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सेस विदाउट बीइंग फोर्स्ड इनटू वेपन प्रोग्राम्स। वो ये चाहते थे कि उनको सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए कि उनकी हिफाजत की जाएगी, ये डिसआर्मामेंट होगी, दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म होंगे। तो वेस्टर्न अलाइज का ये आर्ग्यूमेंट था। ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर नेगोशिएशन, काफ़ी साल तक ये नेगोशिएशन चलती रही। फाइनली यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके ट्रीटी को फाइनल करते हैं 1968 में एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन जुलाई 1, 1968 और ऑफिशियली इट वाज इन्फोर्स्ड इन मार्च 5, 1970। इट वाज रेटिफाइड बाय 40 कंट्रीज। नॉट दैट यूएन का कोई भी करारदाद या कोई भी ट्रीटी पास करनी होती है तो ये एक बेसिक कानून है कि 40 कंट्रीज़ मिनिमम उस पर्टिकुलर ट्रीटी को अपने मुल्क के कानून का हिस्सा बनाएंगे। फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रीटी, करंटली 191 कंट्रीज़ हैं जो कि एनपीटी का पार्ट है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ इन द हिस्ट्री। लेकिन एनपीटी पर एक बल्कि कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। एनपीटी इट वाज नॉट फॉर सेविंग द ह्यूमन सिविलाइजेशन बट टू क्रिएट टू ग्रुप्स। एक वो ग्रुप जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक वो ग्रुप जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इस ट्रीटी के मुताबिक हर वो मुल्क जिसने जनवरी 8, 1967 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हुए हैं, दे विल बी डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और दे विल स्लोली डिसआर्म देयर न्यूक्लियर वेपन्स। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दे विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया जो कि उसके कुछ सालों के बाद न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनते हैं, जिनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, बट दे आर नॉट डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट, दे आर स्टिल डिक्लेयर्ड एज नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। देयरफॉर they haven't signed any treaty with NPT। NPT के 3 अहम नुकात हैं, 3 अहम एम हैं। नंबर 1, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन प्रोलिफरेशन। Number 2, promote the peaceful use of energy, nuclear energy। Number 3, nuclear disarmament, कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं करेंगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फॉर वेपन मास डिस्ट्रक्शन। नंबर 2, जिन कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने की फ्रॉम द न्यूक्लियर सोर्स, दे विल शेयर द इंफॉर्मेशन। नंबर 3, जिन कंट्रीज़ के पास वॉर हेड्स हैं, दे विल डिसआर्म देयर न्यूक्लियर वॉर हेड्स। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ये बात एग्री करती हैं कि दे विल फाइल रेगुलर रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर सिविलियन एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ दे विल बी परफॉर्मिंग फॉर द सिविलियन पर्पस ऑफ द न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, लाइक मेडिसिन, लाइक इन एग्रीकल्चर,
like in electricity, they will regularly file a report to IAEA. Not that IAEA is not a enforcement agency, ये कोई enforcement की एजेंसी नहीं है. It will just monitor and report to NPT, nothing else. उसके अलावा जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है इस बात के लिए एग्री करते हैं कि IAEA के इंस्पेक्टर वहाँ पर जाएंगे और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करेंगे. और ये बात भी लाजमी है कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है दे विल डिक्लेयर ऑल द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ दे हैव. उसके अलावा कोई भी डाइवर्जन नहीं होगी मटीरियल की फ्रॉम द सिविलियन पर्पस टू द मिलिट्री पर्पसेस. लाइक अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स. 11 आर्टिकल्स हैं इस ट्रीटी के. नंबर 1 आर्टिकल ये कहता है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विल नॉट हेल्प इन स्प्रेडिंग द न्यूक्लियर वॉरहेड्स. और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर्टिकल 2 के मुताबिक वो भी ना हेल्प लेंगे ना एक्वायर करेंगे न्यूक्लियर वेपन से. 3 आर्टिकल ये कहता है कि IAEA विल इंश्योर द सेफगार्ड ऑफ द मटीरियल आर यूज ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस. आर्टिकल 4 ये बात करता है कि हर कंट्री को ये राइट है जो कि सिग्नेटरी है NPT का, दे कैन यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पसेस अंडर सेफगार्ड्स. उसके अलावा बेनिफिट्स फ्रॉम द पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इफ डेवलप शुड बी मेड अवेलेबल टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे. ये पॉइंट अब ऑब्सलीट हो गया है. अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की ममानियत है CTBT के बाद. सो इस पॉइंट की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है. आर्टिकल 6 ये कहता है कि जितने भी तमाम सिग्नेटरी हैं दे विल नेगोशिएट इन गुड फेथ फॉर टूवर्ड्स द डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स. आर्टिकल 7 ये बात करता है कि रीजनल एग्रीमेंट्स कंक्लूड हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स. जैसा कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बार ये पेशकश की है जब उनको न्यूज़ मिली कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द मास डिस्ट्रक्शन. पाकिस्तान ने उनको बहुत बार ऑफर दी बट दे डिक्लाइंड. आर्टिकल 8 ये कहता है कि फॉर्मल प्रोसेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी चेंजेस इन द ट्रीटी. लेकिन ये बात नोट की जाए कि इस ट्रीटी में कोई भी चेंज करना अब इतना कम्प्लेक्स है बिकॉज दे डोंट वांट एनी चेंज इन द ट्रीटी. आर्टिकल 9 ये कहता है कि आर्टिकल विल बी इन्फोर्स्ड आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ बाय 40 स्टेट्स. ये मैं आपको बता चुका हूँ. आर्टिकल 10 ये कहता है कि इट गिव्स द सॉवरेन राइट टू द कंट्री टू द सिग्नेटरी. अगर उसके सुप्रीम इंटरेस्ट में कोई ऐसा इवेंट हो गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो गया है, इट कैन लीव द NPT बाय प्रायर नोटिस ऑफ 3 months. Article 11 basically defines the treaty is authenticated in English, Russian, French, Spanish and Chinese, and depository governments were USA, UK and USSR, now Russia. पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल ने NPT को कभी भी साइन नहीं किया. नॉर्थ कोरिया ने साइन किया है 85 के अंदर 1985 में, लेकिन वो स्लोली इन्रिच कर रहा था अपना यूरेनियम को, जिसकी रिपोर्ट बार बार IAEA ने इन कम्युनिटी मेंबर्स को दी बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग. तो 2003 में विड्रॉ कर लेता है ये अपना इधर से और बाद में टेस्ट कर लेता है अपना न्यूक्लियर वेपन्स को. साउथ सुडान जो कि 2011 में इंडिपेंडेंट हुआ है उसने अभी तक NPT ज्वाइन नहीं की है. जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी कि जो 2 भी कंट्री थे जो वार वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे, उनसे ये रिक्वायरमेंट थी कि दे विल स्टॉप मेकिंग दिस न्यूक्लियर वेपन. सो 1991 के अंदर साउथ अफ्रीका भी यही करता है कि वो पाथ ऑफ एसेशन फॉलो करता है और स्टॉप कर देता है अपने जनरेशन को. अब इंडिया ने NPT को साइन क्यों नहीं किया, ये सवाल या निशान है. इंडिया का मानना ये है कि इट इज़ द हेजमनी. ये हेजमनी है ऑफ 5 कंट्री. NPT सिर्फ 5 कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहलाएं, जो कि UK, USA, USSR, UK, फ्रांस है, जो कि 1967 से पहले जिन्होंने अपना टेस्ट कर लिया. इस डेट के पीछे कोई लॉजिक शामिल नहीं थी. दे कम अप विद अ रैंडम डेट जिससे पहले इन पावरफुल कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट
कर लिए थे एंड दे वर डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड इंडिया इज ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्रुप बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान टेस्टेड देयर न्यूक्लियर बॉम्ब आफ्टर 1967। इंडिया ये भी बिलीव करता है कि इसने एक डिवीजन क्रिएट कर दी थी, डिवीजन क्रिएट कर दी है वर्ल्ड के अंदर, दोज हु हैव, दोज हु हैव नॉट, हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवीजन क्रिएट हो गई है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इंडिया ये भी कहता है कि ट्रीटी डज नॉट एक्चुअली रिक्वायर द डिसआर्मामेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो अभी तक कोई भी मुल्क जो कि NWS था, न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, 1967 से अब तक कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन फ्री नहीं हुआ है। तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट बड़ा लॉजिकल था। So therefore India choose to stay out of the NPT and maintain its own independent nuclear weapons program. पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी यही आर्ग्यूमेंट है, hegemony of 5 nuclear weapon states. Therefore Pakistan is not recognized as nuclear weapon state, and Pakistan also maintains a strategic balance with India. It maintains its nuclear program for the deterrence. Therefore Pakistan cannot sign NPT unless India does, because they want के both countries should be treated equally. अब हम देखते हैं कि ईरान और NPT से क्या दुनिया के अंदर ग्लोबल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं अगर ईरान लीव करता है NPT को। नंबर 1, ईरान पे कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होगी IAEA की इंस्पेक्शंस की। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने जो कि B2 बॉम्बिंग की है, B2 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इंक्लूडिंग फर्दो प्लांट, और क्लेमिंग के उन्होंने उनके सेंट्रीफ्यूजेस और यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम को तबाह कर दिया है। सो इसकी इंस्पेक्शन करने के लिए कितनी तबाही हुई है, IAEA की कोई टीम नहीं जा सकती है वहाँ पे, क्योंकि ईरान अगर आउट हो जाता है NPT से तो उसको कोई इजाज़त नहीं है। ऑल्सो आर्टिकल 10 हमें इजाज़त देता है कि किसी भी मुल्क को सॉवरेन राइट देता है कि 3 मंथ के नोटिस से वो एग्जिट हो सकता है ट्रीटी से, लेकिन इट विल क्रिएट एन बैड इम्पैक्ट फॉर ईरान टू वायलेट इंटरनेशनल ट्रीटी। और अगर ये ट्रीटी से आउट होता है कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो कि HEU होता है वो यूज़ कर सकता है अपने टू वेपनाइज इट्स प्रोग्राम, और इट इज़ यूजिंग, ऑब्वियसली इट इज़ नाउ ओपन सीक्रेट। और इफ़ IAEA एक्सेस इज ब्लॉक, ऑब्वियसली IAEA ने ये बात हाईलाइट की है कि ईरान हैज़ enriched uranium and has undeclared nuclear facilities. उसके अलावा अगर विड्रॉ करता है NPT से ईरान, तो दूसरे कंट्रीज़ जो कि उसके काउंटर पार्ट्स हैं, जो कि जिनसे उनके ताल्लुकात इतने भी खास नहीं है, लाइक तो कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, दे कुड आल्सो कंसीडर न्यूक्लियर ऑप्शंस। ईरान अगर एग्जिट करता है तो ऑब्वियसली NPT की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, और दूसरे ममालिक भी इसको एग्जिट करने की बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ सॉवरेन राइट एवरी कंट्री। क्योंकि करंटली जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हर कंट्री ये चाहता है कि इट शुड हैव न्यूक्लियर वेपन सो डेट इट कुड सेव गार्ड द इट्स सॉवरेनिटी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, यूक्रेन के पास यूक्रेन ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका था बाय द गारंटी ऑफ USA, और आज आप देख लो नो वन इज हेल्पिंग यूक्रेन। अब NPT में बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म एक मैं आपको बता चुका हूँ, इसके डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर, हैव्स एंड हैव्स नॉट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो कि 1967 से पहले, कट ऑफ डेट से पहले जो कि रैंडम डेट थी, उससे पहले सब कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। उसके बाद जो भी कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हो नहीं हो, ऑल आर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। उसके अलावा एब्सेंट डिसआर्मामेंट, 1967 से लेकर अब तक कोई भी कंट्री मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियर फ्री नहीं हुआ है। इसका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बड़ा वीक है, इसकी कोई भी परमानेंट इंफॉर्मेंस बॉडी नहीं है, बट इट रिलाइज ऑन IAEA विच इज ओनली इंस्पेक्शन, इट इज़ ओनली फॉर इंस्पेक्शन, इट कैन ओनली रिपोर्ट। उसके अलावा जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके ऊपर तो चेक रखे जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो कोई ख़ास चेक नहीं रखे जाते, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है और दूसरे ममालिक इस इम्बैलेंस का फ़ायदा उठाते हैं, लाइक ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। उसके अलावा
पीसफुल लूप होल्स हैं। पीसफुल पर्पस के लिए अगर कोई कंट्री हेल्प कर रहा होता है किसी मुल्क की, इट को लीड सीक्रेटली के ये इसको वेपनाइज भी कर लें। और वेरी इजी मेथड टू विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी, जस्ट 90 days notice. Or there is no universal membership. Major countries like universal neutral states like India, Pakistan, Israel never joined. North Korea withdrew और जिसकी वजह से इसका गोल वीक हो जाता है। तो दिस वाज ऑल कि NPT किस तरीके से कितना सक्सेसफुल रही, क्यों बनाई गई, ईरान अगर लीव करेगा तो क्या नुकसान होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।